स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ परमुटेशन एंड कम्बिनेशंस। तो बिल्कुल एक नया चैप्टर और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर। तो इसमें जो ये परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, इसके अगर मीनिंग की बात की जाए तो परमुटेशन का जो मीनिंग है दैट इज़ व्हाट, अरेंजमेंट। परमुटेशन को हम क्या बोल सकते हैं, अरेंजमेंट्स, एंड कम्बिनेशन को हम क्या बोल सकते हैं इधर, सिलेक्शन। तो ये कम्बिनेशन का मतलब आपके पास सिलेक्शंस और परमुटेशंस का मतलब जो है दैट इज़ अरेंजमेंट। लेकिन ये इस चैप्टर के बारे में बात करने से पहले हमारे पास कुछ बेसिक कंसेप्ट जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उनको समझ लेना पहले बहुत ही ज़रूरी है। तो इस चैप्टर को हम एक और नाम भी दे सकते हैं, दैट इज़ काउंटिंग विदाउट काउंटिंग, काउंटिंग विदाउट काउंटिंग। तो आप सोच रहे होंगे ये क्या मतलब हुआ, काउंटिंग विदाउट काउंटिंग। तो ऐसे भी इस चैप्टर को आप बुला सकते हैं, परमुटेशन और कम्बिनेशन को काउंटिंग विदाउट काउंटिंग। तो अब इसका मीनिंग हम समझते हैं। मान लो हमारे पास ऐसे कुछ थिंग्स जो हैं वो हमारे पास पड़ी हुई हैं इस तरह से, और हमें इसका टोटल करना है कि ये हमारे पास कितनी थिंग्स हैं, कितनी वस्तुएं जो हैं वो हमारे पास इस तरह से हैं। तो एक तो हमारा बहुत पहले वाला तरीका जो हम क्या करेंगे, इनको हम काउंटिंग करना शुरू कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल जो यहाँ पर हमारे पास जो थिंग्स हुई, हमने क्या करा, जैसे ये तो हमने बहुत पहले सीखा हुआ इस तरह से काउंटिंग करना। टोटल थिंग्स यहाँ पर हमारे पास कितनी है, दिस इज़ 20, जैसे अभी हमने काउंट किया। लेकिन एक हमारे पास और बेस भी है। आप देखें ये हमारे पास कितने जो है कॉलम कितने हैं, दिस इज़ 1, ये हमारे पास 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम एंड 5 कॉलम। ये हमारे पास कॉलम। और रोज़ मेरे पास कितनी है, ये दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4। तो अगर ये मेरे पास जो है वो 5 कॉलम 4 रोज़, इनको हम मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास ये कितना आ गया, दिस इज़ 20। तो यहाँ पर तो हमने क्या करा, यहाँ पर जो हमने टोटल थिंग्स फाइंड आउट की दैट इज़, यहाँ पर एक एक करके हमने काउंट किया है। लेकिन यहाँ पर हमने डायरेक्ट जो है जितने हमारे कॉलम हैं उन, और हमने रो से कितनी हमारी रो हैं, तो रो और कॉलम को हमने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया। और दिस इज़ अवर टोटल थिंग्स कितनी आ गई, 20। तो यहाँ पर तो हमने काउंट किया, लेकिन अब ऐसे नहीं करना है हमें, ऐसे इस तरह से। ये जो तरीका है दिस इज़ द वे विच इज़ मच फास्टर देन दिस वे। यहाँ पर तो हम एक एक करके काउंट करेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन ये जो हमारा तरीका है, ये जो हमारा बेस है, ये जो हमारा मेथड है वो फास्टर है, इससे काफ़ी फास्टर है। तो आपके पास ये तो हमारे पास छोटी जो है क्वांटिटी है। अगर हमने ऐसे ही बहुत सी लार्ज क्वांटिटी हो, हम सीधे सीधे क्या करेंगे, जल्दी से अपने कॉलम देखेंगे कितने कॉलम हैं और इधर रोज़ कितनी है। रोज़ और कॉलम को हमने मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल रिजल्ट जो है बहुत ही इमीडिएट, जल्दी, फास्ट आएगा। तो ऐसे ऐसे जो हमारे पास बेस हैं, इस तरह के मेथड जो हैं वो हम स्टडी करेंगे किसमें, परमुटेशन और कम्बिनेशन में। और यही तरीका है कि हम काउंट तो करेंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे करके काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो यही हम इस चैप्टर में अब करने वाले हैं।
तो अब यहाँ काउंटिंग के लिए हमारे पास प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिससे हम यहाँ पर काउंटिंग करेंगे, जिस मेथड को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, जो कि हमें काउंटिंग जो है वो फास्ट देगा, फास्ट काउंटिंग। तो द प्रिंसिपल इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और इसमें हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में दो प्रिंसिपल जो हैं वो यहाँ पर है। फर्स्ट इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इस प्रिंसिपल में क्या है हमारे पास, जो हमें काउंटिंग सिखाएगा, जो हमारी काउंटिंग को फास्ट करेगा। इफ़ देयर आर टू जॉब्स, मान लो हमारे पास कोई दो काम है, सच दैट वन ऑफ देम कैन बी completed इन एम बेस। मान लिया कि एक काम जो है वो हम कितनी तरह से कर सकते हैं, एम बेस से कर सकते हैं, मतलब एम तरीके हैं एक काम को करने के। एंड व्हेन इट इज़ completed, जब मेरा पहला काम पूरा हो गया, दो काम करने हैं ना, एक काम कर लिया, एक जॉब कंप्लीट कर लिया, जब ये कंप्लीट हो गया, एम बेस है उसको करने से, किसी एक तरीके से मान लो वो पूरा हो गया। एम बेस तो नहीं एक टाइम में मैं यूज़ कर पाऊँगा, एम बेस से मैं एक तरीका जो है उसमें से मैंने यूज़ किया और मैंने अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लिया। इट इज़ कंप्लीटेड इन एनी वन ऑफ दीज एम बेस। जो मेरे पास एम बेस हैं, यहाँ पर जो मेरे पास जो है वो एम बेस हैं, इनमें से मैंने कोई एक बेस यूज़ किया और उस काम को कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट टास्क को मैंने कंप्लीट कर लिया। दो टास्क हैं हमारे पास, दो जॉब हैं। तो जब एक काम कंप्लीट हो गया, सेकंड जॉब कैन बी कंप्लीटेड इन एन वेज। तो जो सेकंड हमारा जो जॉब है, जो दूसरा टास्क है, उसको हम एन तरह से कर सकते हैं, एन तरीके हैं उस काम को करने के। द टू जॉब कैन बी कंप्लीटेड, तो दोनों जो टास्क हैं कैन बी कंप्लीटेड इन सक्सेशन इन एम वाई एन बी, मतलब एम इंटू एन वेज। तो दोनों जॉब को पूरा करने के मेरे पास कितने तरीके होंगे, ये यहाँ पर क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कितने तरीके होंगे, एम वाई एन वेज, एम बाई एन वेज, तो एम इंटू एन वेज मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया है, प्रिंसिपल क्या है मेरा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि एक काम पूरा होने के बाद मैं दूसरा काम जो है वो स्टार्ट करता हूँ, और मेरा कार्य तभी पूरा होता है जब ये दोनों जॉब कंप्लीट हो जाते हैं। देयर आर टू जॉब्स जिनको मैंने कंप्लीट करना है। पहले एक काम मेरा पूरा होगा, उसको करने के एम तरीके, दूसरे काम को करने के एन तरीके। तो इस पूरे काम को, इस दोनों जो टास्क हैं, दोनों जो जॉब हैं, दोनों काम हैं, इनको पूरा करने के मेरे पास कितने तरीके रहेंगे, दैट इज़ एम बाय एन बेस, दैट इज़ एम बाय एन बेस। इसको अब हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा भी। ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जो फर्स्ट प्रिंसिपल है तो बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा भी हमारे पास जो फंडामेंटल प्रिंसिपल आएगा दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो है वो बच्चे समझने में गलती करते हैं कि ये क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ध्यान से देखें, एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं। लेट इन ए क्लास देयर आर 7 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स। किसी क्लास में, मान लो आपकी ही क्लास हो जिसमें कितने हैं, 7 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स। द टीचर हैज़ टू सेलेक्ट ए बॉय एंड ए गर्ल एज ए क्लास लीडर। टीचर को क्या करना है, इस क्लास में से ये 12 स्टूडेंट हैं टोटल, बॉयज़ एंड गर्ल को अगर हम टोटल करें कितने हैं, 12, लेकिन 7 बॉयज़ 5 गर्ल। टीचर को सिलेक्ट करना है एक लड़का और एक लड़की, मतलब दो बच्चे सिलेक्ट करने हैं, एक बॉयज़ होना चाहिए और एक गर्ल होनी चाहिए एज ए क्लास लीडर। तो इन हाउ मैनी वेज अ टीचर कैन मेक दिस सिलेक्शन। टीचर के पास कितने तरीके हैं इन क्लास लीडर को सिलेक्ट करने के। तो इन जो मेरे 7 बॉय हैं 5 गर्ल्स, तो 7 बॉय में से भी कोई एक बच्चा जो है वो चुना जा सकता है, और यहाँ 5 गर्ल्स में से भी कोई भी बच्चा जो है वो क्लास लीडर चुना जा सकता है। तो कितने तरीके होंगे हमारे पास क्लास लीडर चुनने के, जो दो बच्चे हमने सेलेक्ट करने हैं, एक बॉय एंड ए गर्ल, वो हम यहाँ पर अब देखेंगे और समझेंगे अपना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ दैट इज़
मल्टीप्लिकेशन। तो अब टीचर को क्या करना है, दो काम करने हैं। दो काम क्या करने हैं यहाँ पर, पहला जॉब तो उसको क्या करना है, 7 बॉय में से, यहाँ पर भी हमारे पास 2 जॉब है। टीचर को एक बॉय सिलेक्ट करना है, फिर एक बॉय सिलेक्ट करने के बाद एक गर्ल भी सिलेक्ट करनी है, या फिर गर्ल सिलेक्ट पहले कर ली तो मुझे दूसरा काम क्या होगा, बॉयज़ सिलेक्ट करना है। तो 2 जॉब यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, 2 जॉब। टीचर हैज़ टू सिलेक्ट ए बॉय एंड ए गर्ल। तो 2 जॉब हैं यहाँ पर, बिल्कुल जैसे हमारा प्रिंसिपल है सेम हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो टीचर हैज़ टू परफॉर्म 2 जॉब हेयर। तो सिलेक्टिंग जो हमने बॉय की करनी है या गर्ल की करनी है, तो पहले हम क्या काम कर रहे हैं, द नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट, जो हमने क्या करना है, सिलेक्ट ए बॉय, बॉय को सिलेक्ट करना है, उसके कितने तरीके हमारे पास आर कितने हैं, दैट इज 7 वेज। 7 वेज है मेरे पास, मतलब मैं 7 बच्चों में से कोई भी एक बच्चा जो है वो अपना क्लास लीडर चुन सकता हूँ। तो मेरे पास 7 ऑप्शन है यहाँ, क्योंकि 7 बच्चे हैं। जब मैंने बॉय सिलेक्ट द नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट ए बॉय आर 7 वेज, 7 तरीके हैं मेरे पास, मतलब 7 बच्चे हैं, 7 में से मैं कोई भी बच्चा जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ एज ए क्लास लीडर। तो अब मेरे पास 7 वेज ये हो गए। दूसरा काम मेरे पास, एक काम मेरा जो है वो पूरा हो गया। 7 वेज हैं उस चुनने के, मैंने कोई एक तरीका जो है वो एक बच्चा यहाँ से चुन लिया। द नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट अ गर्ल, गर्ल सिलेक्ट करने के मेरे पास कितने तरीके हैं, देयर आर 5 गर्ल, 5 वेज, 5 गर्ल हैं तो कितने तरीके हैं, देयर आर 5 वेज, क्योंकि मेरे पास 5 ऑप्शन है। यहाँ गर्ल को, कोई भी गर्ल जो है वो सिलेक्ट की जा सकती है। यहाँ पर ध्यान से देखें, तो यहाँ पर देयरफॉर बाय द फंडामेंटल, जो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जो काउंटिंग है वो यहाँ पर सीधे सीधे अप्लाई हो रहा है। क्यों, वो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है वो क्या बोल रहा है कि मेरा एक जॉब जो है वो कंप्लीट होने के बाद, जैसे यहाँ पर एक जॉब कंप्लीट हो गया, एक बच्चा जो है वो सिलेक्ट हो गया, तो दूसरा जॉब हम स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा ये वाला जो गर्ल सेलेक्ट करने का हमारा दूसरा काम, तो एक के हमारे पास ये वेस और दूसरे के ये वेस, तो बाय बिल्कुल हमारा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। एक काम पूरा होने के बाद दूसरा जो काम हम कर रहे हैं, तो बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग द, यहाँ पर हमारे से क्या पूछा था, इन हाउ मैनी वेज ए टीचर कैन मेक दिस सिलेक्शन, द टीचर कैन मेक हिज सिलेक्शन इन कितनी तरह से, इन 7 into 5 दैट इज़ 35 वेज। यहाँ पर टीचर के पास जो है वो कितने वेज हो जाएंगे, दैट इज़ 35 वेज। तो अगर यहाँ हम थोड़ा सा इसको अगर हम स्टडी करें, तो जैसे मान लो पहले हमने क्या करा, गर्ल्स अपना बॉयज़ है मेरे पास, मान लो कि मैंने अपने बॉयज़ जो हैं वो, ये मेरे पास कितने बॉयज़ हैं, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 और 7 बॉयज़ हैं मेरे पास। तो यहाँ से मैं किसी भी बॉयज़ को सिलेक्ट कर सकता हूँ, किसी भी बॉयज़ को। और मेरे पास अब मान लो मैंने 7 बॉयज़ में से कोई एक बच्चा सिलेक्ट कर लिया है, और मेरे पास 7 ऑप्शन है। कितनी ऑप्शन है, 7 में से मैं किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ एज ए क्लास लीडर, एज ए बॉयज़ में से जो क्लास लीडर मैंने चुनना है। तो अब इसके बाद मान लो मैंने ये बच्चा जो है वो चुन लिया, फर्स्ट ये बच्चा जो है अगर मैं चुन लेता हूँ, इसको ले लिया मैंने,
तो ये वाला मैंने फर्स्ट जो है वो इसको चुन लिया है। अब मेरे पास जो गर्ल्स, इसके साथ में गर्ल्स की सिलेक्शन मेरे पास कितनी है इसके साथ, तो मान लो ये मेरे पास B1 बॉय है, क्या है B1। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो गर्ल की सिलेक्शन है दैट इज़ कितनी गर्ल्स है, दैट इज़ G4 और G5 यहाँ पर। तो ये मेरे पास जो है वो हमने क्या ले ली, ये मेरे पास जो है वो गर्ल्स। तो हर एक बॉयज़, ये B1 जो बच्चा है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, बॉय सेलेक्ट कर लिया। अब उसके साथ मेरे पास जो गर्ल्स 5 में से मैं किसी भी गर्ल को सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ 5 गर्ल्स में से एज ए क्लास लीडर मान लो ये वाला बच्चा हो गया, और यहाँ से मैंने क्या ले लिया, अगर मैं G1 को ले लेता हूँ तो ठीक है, यहाँ से हमारा पास एक कम्बिनेशन जो है वो ये बन गया। ये मैंने क्या चुन लिया, एक यहाँ से बॉयज़ और एक हमने क्या यहाँ से चुन लिया है दैट इज़ गर्ल। तो हमने एक बॉयज़ और एक गर्ल्स को जो है वो सिलेक्ट कर लिया। तो इस एक बॉयज़ के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, यहाँ पर 5, और यहाँ पर जो आगे नेक्स्ट हमारे पास ये मान लो हमारे पास B2 जो बच्चा है बॉयज़ है, इसके लिए भी सिमिलरली हमारे पास कितनी सिलेक्शन बच रही है, दैट इज़ आल्सो देयर आर 5 सिलेक्शन। और सिमिलरली नेक्स्ट जो हमारा V3 है, वहाँ से भी मेरे पास कितनी सिलेक्शन है, वहाँ से भी हमारे पास 5 गर्ल्स में से किसी को भी चुना जा सकता है। ऐसे ही B4, B5, B6 और B7। तो ऐसे हमारे पास हर एक बॉयज़ के लिए मेरे पास आगे क्या है, 5 गर्ल्स में से मैं कोई भी एक गर्ल जो है वो चुन सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर कितने, ये हमारे पास कितने हो गए 5, यहाँ से भी हमारे पास 5 ऑप्शन, यहाँ से भी हमारे पास 5 5 5 5 और 5। तो इस तरह से 7 5 हमारे पास कितनी ऑप्शन है हमारे पास, देयर आर 35 ऑप्शंस टू सेलेक्ट अ बॉय एंड ए गर्ल एज ए क्लास लीडर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस तरह से हम अगर काउंटिंग करेंगे तो भी हमारे पास कितने वेज आ रहे हैं, 35 वेज। कितने वेज आ रहे हैं, 35 वेज। तो यही है हमारे पास, दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का कौन सा प्रिंसिपल है, दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर हम काउंटिंग के प्लेस पर क्या लिखेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इस तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल है काउंटिंग का, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। इसकी स्टेटमेंट क्या है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, इफ देयर आर 2 जॉब्स, यहाँ पर भी हमारे पास 2 टास्क हैं, सच दैट दे कैन बी परफॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली इन M एंड N बेस। 2 टास्क हैं इंडिपेंडेंटली, एक टास्क को पूरा करने के कितने वेज हैं M, और दूसरे को कितने वेज हैं, दूसरे टास्क को पूरा करने के N वेज। इंडिपेंडेंटली का यहाँ पर मीनिंग है कि 2 जॉब हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक काम पूरा होने के बाद दूसरा जो है वो हमने टास्क जो है वो करना है। दोनों जॉब जो हैं दे आर इंडिपेंडेंटली डन। तो मतलब एक जॉब को आप कितने तरीक़ों से कर सकते हैं, M बेस से, और दूसरी जॉब को आप, दूसरे टास्क को कितने तरीक़ों से कर सकते हैं आप N बेस से। इसमें पहली जॉब का दूसरी जॉब के साथ कोई रिलेशन नहीं, या दूसरी जॉब का पहली जॉब के साथ कोई रिलेशन नहीं। आप एक टास्क को M बेस से करेंगे इंडिपेंडेंटली, और दूसरे टास्क को कितने बेस से कर सकते हैं, N बेस से। देन आइदर ऑफ द जॉब कैन बी परफॉर्म, देन आइदर ऑफ द जॉब, तब दोनों जॉब में से किसी भी जॉब को करने के जो तरीके हैं, दोनों जॉब में से किसी एक जॉब को, मतलब 2 कामों में से किसी एक काम को करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, देन आइदर ऑफ द जॉब कैन बी परफॉर्म्ड इन M + N बेस।
तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमें दो जॉब में से कोई एक जॉब जो है वो कंप्लीट करना है। आइदर ऑफ द जॉब कैन बी परफॉर्म्ड इन m+n वे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास इंडिपेंडेंटली जो टास्क हैं, एक को m बेस से दूसरे को n बेस से, तो टोटल बेस हमारे पास कितने हो गए, दैट इज़ m+n बेस। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, और क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम एडिशन कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारा जो जॉब है दैट इज़ इंडिपेंडेंटली, दोनों जॉब जो हैं क्या है हो रहे हैं, दे आर इंडिपेंडेंट। तो इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इन ए क्लास देर आर 7 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स। पीछे की तरह बिल्कुल हमारे पास कितने बच्चे हैं, 7 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं क्लास में। द टीचर हैज़ टू सेलेक्ट आइदर ए बॉय और ए गर्ल। अब हमें ऐसा नहीं है, पिछला जो हमारा एग्जाम्पल था वहाँ पर तो हमें क्या था, एक बॉयज़ और एक गर्ल जो है वो क्लास लीडर चुननी थी। लेकिन इस एग्जाम्पल में हम क्या ले रहे हैं, द टीचर हैज़ टू सेलेक्ट आइदर ए बॉय, या तो एक लड़का चुनना है या तो फिर एक लड़की चुननी है एज ए क्लास लीडर। मतलब टोटल जो हमारे 12 यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल मिला करके हैं, उनमें से एक बॉयज़ या फिर एक गर्ल, दोनों नहीं, या तो एक बॉयज़ चुन लिया क्लास लीडर, काम पूरा हो गया, या फिर एक गर्ल चुन ली तो भी काम हमारा पूरा हो गया। तो कहने का मतलब है यहाँ पर हमें दोनों, एक लड़का और एक लड़की नहीं चुननी है, दो बच्चे नहीं चुनने हैं, यहाँ पर हमें एक या तो बॉय सेलेक्ट करना है या तो फिर गर्ल। तो इन हाउ मैनी वेज द टीचर कैन मेक दिस सिलेक्शन, टीचर के पास कितने तरीके हैं यहाँ पर, या तो लड़का चुनने के या तो फिर लड़की को चुनने के। तो टीचर ने अब क्या करना है, तो यहाँ पर दो जॉब हैं उसके लिए। पहला काम उसको क्या है, सिलेक्टिंग अ बॉयज़, ये जो 7 बॉयज़ हैं उनमें से क्या करेगा, टीचर जो है वो एक बॉय सेलेक्ट कर लेगा तो भी उसका काम पूरा हो गया, या फिर एक 5 गर्ल में से एक गर्ल को चुन लेगा तो भी उसका काम जो है वो पूरा हो जाता है। तो यहाँ टीचर को सिलेक्ट करना है ए बॉय एमंग 7 बॉयज़, ये उसका पहला जॉब है। या फिर क्या है, क्या करना है टीचर को, टीचर हैज़ टू सेलेक्ट ए गर्ल एमंग 5 गर्ल, तो या तो 5 लड़कियों में से कोई एक लड़की चुननी है या तो फिर 7 बॉयज़ में से कोई एक बॉयज़ चुनना है। तो ये हमारा पहला जॉब है, ये मेरा पहला जॉब और ये हमारा दूसरा जॉब है। तो फर्स्ट जॉब को करने के हमारे पास कितने वेज हैं, तो द नंबर ऑफ वेज, द नंबर ऑफ वेज टू परफॉर्म फर्स्ट जॉब, हमारे पास जो है यहाँ उसको करने के हमारे पास कितने तरीके हैं। फर्स्ट जॉब आर हाउ मैनी, तो वो हमारे पास 7 वेज हैं। 7 जो हमारे पास बॉयज़ हैं उनमें से कोई भी लड़का चुन सकते हैं हम, वी आर फ्री टू चूज़ एनी बॉयज़ फ्रॉम दीज 7 बॉयज़। तो हमारे पास 7 ऑप्शन है, तो 7 ऑप्शन मीन यहाँ पर कितने हो गए, 7 वेज। तो अब हमारे पास जो सेकंड जॉब है, ये हमारे पास जो फर्स्ट जॉब, सेकंड जॉब हमारे पास द नंबर ऑफ वेज टू परफॉर्म सेकंड जॉब, जो हमारा सेकंड जॉब है उसको करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, देयर आर 5 हमारे पास जो लड़कियां हैं, तो हमारे पास 5 ऑप्शन है गर्ल को चुनने के। यदि हम गर्ल चुनते हैं तो वो कितने ऑप्शन हैं हमारे पास, 7, तो सॉरी 5। तो द नंबर ऑफ वेज टू परफॉर्म सेकंड जॉब आर 5 वेज। अब यहाँ पर क्या है, हाँ, अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जो काउंटिंग का लगाएंगे, देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, यहाँ पर कौन सा है ये, एडिशन का जो प्रिंसिपल है हमारे पास, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, देयर आर
इंडिपेंडेंटली जॉब हैं, या तो आप एक बॉयज़ चुनेंगे या तो यहाँ पर एक लड़की चुनेंगे। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ वेज जो है बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन देयर आर हाउ मैनी वेज 7 + 5 = 12 वेज। तो यहाँ पर देयर आर 12 वेज बाय विच, ये वेज हैं बाय विच टीचर कैन मेक दिस सिलेक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ वेज जो हैं दे आर हाउ मैनी, दे आर 12 वेज, दे आर 12 वेज। तो अब हम देखें कि यहाँ पर हम प्लस कर रहे हैं, पिछले जो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तो हमने क्या करा था मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमने क्या करा है मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमारे पास 35 वेज हैं और इधर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 12 वेज है। तो क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है हमारा यहाँ पर, वो हम देखें। यहाँ पर जो है जो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर एक जॉब कंप्लीट होने के बाद हमारा दूसरा जॉब जो है वो स्टार्ट होता है, दूसरे जॉब को हम करते हैं। एक काम पूरा करने के बाद दूसरा काम हम पूरा करते हैं, तभी हमारा टास्क जो है वो कंप्लीट होता है। तो इस तरह की जब हमारी प्रॉब्लम है तो उसको हम किससे करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से। यहाँ हमने इसको अंडरस्टैंड भी किया था। तो नेक्स्ट जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन जो है, यहाँ पर क्या है, दोनों जो हमारे टास्क हैं दे आर इंडिपेंडेंट। या तो आपने एक टास्क करना है या तो फिर आपने दूसरा टास्क करना है। तो यहाँ पर हमारा जॉब जो है दे आर इंडिपेंडेंट। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक जॉब कंप्लीट होने के बाद दूसरा टास्क पूरा करना है तभी हमारा काम पूरा होगा, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप दोनों जॉब में से कोई एक काम करेंगे तो आपका काम जो है वो कंप्लीट माना जाएगा। तो इसलिए जब ऐसी प्रॉब्लम हो तो हम उसको किस में लेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में। तो ये जो सारी चीज़ें जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ हमारा मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, इसको हम और एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो और इसको स्टडी करेंगे और इसके बारे में जानेंगे, और हम कहाँ पर मल्टीप्लाई करें अपनी प्रॉब्लम में, कहाँ पर हम एडिशन करें, ये प्रॉब्लम जो है वो हमेशा बच्चों के साथ बनी रहती है। तो यहाँ पर बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम रहती है वेयर टू मल्टीप्लाई, वेयर टू ऐड। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई के लिए है रूल ऑफ ऐड या फिर रूल ऑफ स्टेजेस। अगर हमारे पास प्रॉब्लम में एंड आ रहा है तो भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो भी हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। रूल ऑफ स्टेजेस की बात आती है तो भी हम क्या लगाएंगे, दैट इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर मल्टीप्लाई इस केस में हम क्या करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है। और वेयर टू ऐड, रूल ऑफ और, या तो वहाँ पर यहाँ पर एंड आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास और, या फिर रूल ऑफ चॉइसेस, रूल ऑफ चॉइस यहाँ पर, या फिर रूल ऑफ चॉइसेस लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ रूल रहेंगे कि कहाँ हमें मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पर ऐड करना है। अभी जो हमने एग्जाम्पल पीछे ली थी, यहाँ पर आप देखें तो जब हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया तो यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है हमें, यहाँ पर हमें द टीचर हैज़ टू सेलेक्ट ए बॉय एंड ए गर्ल। यहाँ पर हमारे पास कौन सा रूल यूज़ हो रहा है आप देख रहे हैं, एंड। रूल ऑफ एंड का भी यूज़ करें तो हमें यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की चुननी है, एंड वर्ड आ रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ स्टेजेस की भी बात करें, अगर यहाँ एक तो एंड आ रहा है, स्टेजेस का मतलब क्या है, एक काम पूरा होने के बाद हमें दूसरा काम भी करना है। यहाँ पर हमें एक लड़का चुनने के बाद हमें एक लड़की
की भी चुननी थी, तभी हमारे क्लास लीडर जो है वो चुनने का काम पूरा होता। तो एक स्टेज पूरी होने के बाद मुझे दूसरी स्टेज को भी पूरा करना है, तभी हमारा वर्क जो है, टास्क यहाँ पर पूरा होता है। तो स्टेजेस के हिसाब से भी यहाँ पर हमारे पास कौन सा जो रूल लगेगा, दैट इज़ रूल ऑफ स्टेजेस में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली अगर आप यहाँ दूसरे प्रिंसिपल की बात करें, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल जो हमने किया, इसमें हमारे पास क्या वर्ड आ रहा है यहाँ पर, और या तो मुझे एक बॉयज़ जो है वो चुनना है, या तो फिर मुझे एक गर्ल चुननी है। और का केस आ रहा है, कौन सा केस आ रहा है, और। तो और के केस में हम क्या करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन का यूज़ करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस करेंगे जब हम नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करेंगे और के केसेस में। या फिर यहाँ पर चॉइस है मेरे पास, यहाँ पर चॉइस है या तो लड़का चुनने की या तो फिर लड़की चुनने की। तो चॉइस की प्रॉब्लम या फिर और की प्रॉब्लम हो तो हम क्या करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन का यूज़ करेंगे। और हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर कौन सा रूल जो है वो हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन या फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। हम मान लो ये कोई ए सिटी है और यहाँ पर ये हमारे पास बी सिटी है और यहाँ पर हमारे पास सी सिटी है। तो मान लो हमारा काम है ए से सी तक पहुँचना। ए से जो ए सिटी है वहाँ से हमें कहाँ जाना है, सी सिटी पर जाना है। और ए से सी पर जाना है तो हमें बी से होकर के ही जाना पड़ेगा, और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है ए से सी तक के जाने का। अब मान लिया ए से हम जा रहे हैं, एक बेस ए से बी तक जाने का मेरे पास जो मीडियम है, दैट इज़ हम किससे जा सकते हैं, एक मान लिया बस से जा सकते हैं। दूसरा हमारे पास बेस जो है वो मान लिया कि हम पहले तो मुझे बी पर जाना है, मैं डायरेक्ट सी पर नहीं जा सकता। तो पहला तरीका हमारा बस से जा सकते हैं बी तक, यहाँ से हम कार से जा सकते हैं, या फिर एक और हमारे पास तरीका है कि हम कैसे जा सकते हैं, दैट इज़ हम बाइक का यूज़ करके भी मान लो बी तक पहुँच सकते हैं। तो इस तरह से मेरे पास ए से बी तक पहुँचने के लिए कितने वेज हैं, यहाँ 3 वेज, 3 तरीके हैं। अब बी से मुझे कहाँ जाना है, मेरा काम पूरा नहीं हो रहा है, मुझे 2 जॉब असाइंड है यहाँ, मुझे तो जाना सी पर है, लेकिन पहले मुझे बी पर पहुँचना है, बी से फिर मुझे आगे सी पर मैं जा सकता हूँ। अब बी से मान लिया यहाँ पर मेरे पास बस का कोई रूट नहीं है, सी तक तो जाना है मैं, लेकिन बी से सी तक पहुँचने का मेरे पास बस का साधन नहीं है। बी से पहुँचने के लिए या तो क्या है, कार, या फिर मान लिया कि क्या है, बाइक। इन 2 तरीकों से आप बी से सी तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, ए से बी तक पहुँचने के मेरे पास कितने तरीके हैं, मतलब इनमें से कोई मैंने एक यूज़ करना है, यहाँ से तो या बस से जा सकता हूँ, या फिर कार से जा सकता हूँ, या फिर बाइक से जा सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ और का केस हो रहा है कि नहीं, या तो बस से जाओ, या कार से जाओ, या फिर बाइक से जाओ। तो ये मेरे पास और का केस आपको सामने नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ए टू जब हम बी पर पहुँच रहे हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज जो हैं वो कितने हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या लग रहा है, यहाँ पर हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन ही तो लग रहा है कि और का केस बन रहा है। चॉइस है मेरे पास, और का केस या फिर चॉइस, चाहे बस से जाऊँ, चाहे कार से जाऊँ, चाहे बाइक से जाऊँ, इंडिपेंडेंट हूँ मैं। यहाँ पर जो है हमारी जॉब जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट, चाहे बस से जाओ, कार से जाओ, बाइक से जाओ। तो यहाँ पर मुझे क्या लगाना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन
और मेरे पास कितने वेज हैं यहाँ, नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 3 वेज A टू B तक जाने के। अब आगे, अब B टू C दूसरा जॉब, काम तो मेरा कंप्लीट कब होना है, मुझे तो शहर C तक पहुंचना है। अब B से C तक पहुंचने के मेरे पास या तो कार से जाऊं या तो बाइक से जाऊं। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ वेज चॉइस है अभी B से C तक पहुंचने की, तो या कार से या फिर बाइक से। तो नंबर ऑफ वेज यहाँ पर कितने हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन मेरा जो ये मेरा जॉब पहला कंप्लीट हुआ है, ए से बी तक पहुंचने का, बाया बी जा रहे हैं, बाया हम जा रहे हैं, दैट इज बाया, तो आप समझते हैं मतलब बी से होते हुए ए से सी तक पहुंचना है, बाया हम बी से होकर के ही जाना पड़ेगा, और कोई हमारा वे नहीं है जाने का, और कोई रास्ता नहीं है ए से सी तक पहुंचने। तो ए टू बी पहुंचे 3 वेज, और काम पूरा नहीं हुआ, जॉब का पूरा नहीं हुआ। जॉब क्या है हमारा, पहला टास्क तो ठीक है ए से बी तक पहुंचना, दूसरा जॉब जो है वो कहाँ तक, बी से सी तक पहुंचना है। एक्चुअल में हमारा टास्क जो है वो ए से सी पर पहुंचना है, ए से सी पर पहुंचना है, डायरेक्ट नहीं, लेकिन ए से सी तक सीधे नहीं, पहले बी पर फिर सी पर। तो पहला टास्क पूरा हो गया, दूसरा हमारा टास्क जो है वो पूरा हो गया, बी टू सी। तो अब ए से सी पर पहुंचने के हमारे नंबर ऑफ वेज, ए से सी पर पहुंचने के 9 नंबर ऑफ वेज टू रीच फ्रॉम ए टू सिटी ए टू सी पर पहुंचने के मेरे पास नंबर ऑफ वेज कितने रहेंगे। यहां पर मैं कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करूंगा, सोचें। देखो, ए से बी पर हम पहुंच के पहला टास्क पूरा हो गया, काम कंप्लीट नहीं हुआ, काम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने फर्स्ट जॉब तो जरूर पूरा कर दिया। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, सी पर पहुंचना, सिर्फ ये नहीं कि ए से बी पर पहुंच जाऊं या फिर बी से सी पर पहुंच जाऊं, ऐसा तो नहीं। मुझे चलना तो यहां से है ना, ए से बी और फिर बी से सी, ऐसा नहीं कि ए से बी पहुंच के काम पूरा हो गया, ऐसा नहीं, या फिर बी से सी पहुंच के नहीं काम पूरा हो गया, तो भी नहीं, क्योंकि मुझे ए से सी तक जाना है। तो इसका मतलब दोनों जॉब जो है वो कम जरूरी है। एक काम पूरा होने के बाद, एक काम कंप्लीट होने के बाद हम दूसरी स्टेज पर आ रहे हैं, एक स्टेज कंप्लीट करने के बाद हम दूसरी स्टेज पर आ रहे हैं। तो इसका रूल है रूल ऑफ स्टेजेस, तो रूल ऑफ स्टेजेस में क्या रहता है आपका, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो ए से बी पर पहुंचने के 3 वेज और फिर बी से सी पर पहुंचने के 2 वेज। अब हमारा लग रहा है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और उसके यूज से हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेज, दैट इज 3/2 इक्वल टू 6 वेज। अब हमारे पास कितने तरीके हैं, देयर आर 6 वेज टू रीच फ्रॉम ए टू सी। तो देखें यहाँ पर हमने क्या यूज किया, दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन यहाँ पर इस केस में, और दूसरे केस में भी क्या हुआ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। लेकिन जब यहाँ पर नंबर ऑफ वेज टू रीच फ्रॉम ए टू सी, यहाँ पर हमारा क्या यूज हुआ है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें, देखें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। देखो, दोनों प्रिंसिपल हमारे एक ही एग्जाम्पल में कवर हो रहे हैं। इम्पॉर्टेंट नोट, इफ बिटवीन 2 प्रोसेस order is possible, then it will be considered in fundamental principle of multiplication. Means अगर हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि हम अपना जो जॉब कर रहे हैं, मतलब हम टास्क कर रहे हैं, और वहाँ पर ऑर्डर जो है अगर पॉसिबल है, ऑर्डर अगर पॉसिबल हो रहा है, तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का। फॉर एग्जांपल, अगर हम डिजिट प्रॉब्लम लें, सपोज करो हमने डिजिट ले लिए, दैट इज़ 2
3 और 5 हमने डिजिट लिए, और इनसे अगर हम 3 डिजिट नंबर बनाएं, इन 3 डिजिट से अगर हम 3 डिजिट नंबर बनाएं तो वो बहुत से हमारे पास 3 डिजिट नंबर जो हैं वो बन सकते हैं। सपोज करो हमने 3 डिजिट नंबर क्या बनाया, 2 3 5, फिर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया और क्या बन गया हमारे पास 5 3 2, इन्हीं डिजिट का यूज़। फिर हमने मान लो ऑर्डर चेंज फिर से कर लिया, क्या बन गया 3 5 3। तो इस तरह से ऑर्डर चेंज, देखो वही डिजिट 2 3 5, यहाँ पर भी 2 3 5, यहाँ पर भी हमारे पास 2 3 5, यहाँ पर भी 2 3 5, वही डिजिट यूज़ हो रहे हैं, लेकिन ऑर्डर चेंज करने से ये हमारे पास क्या बन रहा था 235, ऑर्डर चेंज किया तो ये क्या हो गया 532, अलग से नंबर आ गया। यहाँ पर हमने फिर से ऑर्डर चेंज किया तो क्या हो गया 253, वही डिजिट सेम डिजिट। अगर हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, अगर हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास डिफरेंट जो है वो नंबर अपीयर हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर ऑर्डर जो है वो क्या है पॉसिबल, ऑर्डर जो है वो क्या है, ऑर्डर इज पॉसिबल। तो ऐसी प्रॉब्लम को अगर हम यहाँ इसको सॉल्व करना चाहें कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी मेड, कितने हमारे 3 डिजिट वाले नंबर जो हैं वो बन सकते हैं, तो उसको हम किस प्रिंसिपल से सॉल्व करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कितने वेज हैं हमारे पास यहाँ पर 3 डिजिट नंबर बनने के, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ऑर्डर पॉसिबल है। इसलिए ये important note, if between two process order is possible then it will be considered in a fundamental principle of multiplication। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं जहाँ पर ये इस तरह का जब ऑर्डर जो है वो हमारा पॉसिबल है तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर एग्जांपल, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। 3 डिजिट नंबर जो है वो आप समझें कि इस तरह से, जैसे 5 6 7, यहाँ पर हमारे पास 1 प्लेस पे है, 10 प्लेस पे डिजिट और 100 प्लेस पे, तो ये क्या है ऐसा 3 डिजिट नंबर। तो इस तरह के हमारे 3 डिजिट नंबर जो है वो हमने बनाने हैं। तो हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट, ये यूज़ करने हमने डिजिट 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट यूज़ करने हैं और हमने 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो कितने बन सकते हैं, रेपिटेशन ऑफ द डिजिट, फर्स्ट है हमारा यहाँ रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, दूसरा रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, दूसरी प्रॉब्लम हमारी ये है। तो इसको हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन, अगर इस तरह की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना है तो सॉल्यूशन, तो द गिवन डिजिट्स हमारे पास, the given digits are that is 1 2 3 4 and 5, ये हमारे पास 5 डिजिट है, इनका यूज़ हमने करना है। तो रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, 3 डिजिट नंबर हमने बनाना है, मतलब हमने 3 प्लेसेस को फिल्ड करना है, 1 प्लेसेस को, 10 प्लेसेस को और 100 प्लेसेस को। तो हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन जो है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन काम करेगा यहाँ पर। अब हम ये 100th जो अपना 1's प्लेस है इसको हम कितनी तरह से भर सकते हैं। फर्स्ट हमारा जो है व्हेन केस व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड, व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड, तब तो जब हमारा रेपिटेशन अलाउड है तो हम इस तरह से, ये हमने 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो 1 प्लेस को भरने के हमारे नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 1 प्लेस को हमारे पास 5 डिजिट है, नेचुरली यहाँ पर 5 डिजिट में से मैं कोई भी यहाँ पर डिजिट रख सकता हूँ, यहाँ पर कुछ भी रख सकता हूँ, 5 डिजिट में से 1 को रख दिया, 2 को रख दिया, 3 को, 4 को, 5 को, तो मेरे पास जो है वो ये प्लेस भर जाएगी।
तो इस प्लेस को भरने के मेरे पास कितने वेज हैं, 5 वेज हैं इस प्लेस को भरने के। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने 4 रख दिया, इधर हम 4 रख दिया इस प्लेस पे, तो इस प्लेस को भरने के मेरे पास 5 वेज हैं, तो मैंने 4 रख दिया है ऐसे मान। और इस प्लेस को भरने के रेपिटेशन अलाउड है, फिर से मेरे पास जो है वो 5 डिजिट बच जा रहे हैं। एक डिजिट भरने के बाद मान लो 4 भर दिया मैंने, फिर भी मेरे को 5 वेज नेक्स्ट प्लेस को भरने के लिए भी बच रहे हैं। क्यों? क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। तो क्योंकि मैं 1 2 3 4 5 से अभी भी किसी भी डिजिट को यहाँ पर ला सकता हूँ, तो फिर से मेरे पास कितने वेज हैं, 5 वेज। अब मेरे पास आगे 100th प्लेस जो है उसको भरने के अभी भी रेपिटेशन जो अलाउड है, लिखा है रेपिटेशन इज अलाउड, तो यहाँ इस प्लेस को भी भरने के मेरे पास कितने तरीके हैं, 5 वेज। और पहली प्लेस में मान लो मैंने 4 भर दिया, दूसरी प्लेस में मान लो मैंने 2 भर दिया, तीसरी प्लेस में मान लो मैंने कितना भर दिया, 3 भर दिया। तो मेरे पास क्या बन गया, ये 3 डिजिट नंबर मेरे पास बन गया है। 3 डिजिट नंबर मेरे पास एक 3 डिजिट नंबर बन गया है। तो इस तरह के नंबर ऑफ वेज जो हैं, ऐसे मैं कितने डिजिट बना सकता हूँ, ऐसे 3 डिजिट नंबर जो है वो कितने बना सकता हूँ जब रेपिटेशन अलाउड है। तो आप देख रहे हैं सिर्फ मैं वंस प्लेस भर के मेरा काम नहीं पूरा हो रहा है, स्टेजेस हो रही हैं। पहले मेरा ये काम किया, फिर मैंने इस काम को, दूसरी स्टेज हुई, फिर ये मेरी तीसरी स्टेज, तो 3 स्टेजेस में मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो रहा है। अगर मैं यहीं से हट जाऊँ, इन प्लेसेस को ना भरूँ, तो मेरा 3 डिजिट नंबर नहीं बनता है, नहीं बनता है। ये नहीं है कि मैं इसको भरूँ और इनको रहने दूँ, कोई एक टास्क यहाँ कर लें, या इसको भर दें या इसको भर दें या इसको भर दें, बाकी को रहने दें तो मेरा टास्क पूरा हो गया। नहीं, आपको तीनों प्लेसेस को भरना है, कंपल्सरी है। तो तीनों स्टेजेस जो हैं वो यहाँ पर, स्टेजेस की बात आ रही है, किसकी बात आ रही है, स्टेजेस की। तो स्टेजेस की बात जब आएगी तो क्या चलेगा मेरे पास, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो नंबर ऑफ वेज यहाँ पर कितने बन जाएंगे, 125। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑर्डर मैटर करने वाली बात है। मैंने ये 3 डिजिट नंबर बनाया, मैं इसको ऐसे अगर मैं लिखूं तो ऑर्डर चेंज कर दूं तो एक नया 3 डिजिट नंबर बन रहा है। ऑर्डर मैटर कर रहा है, ऑर्डर मैटर कर रहा है। तो ऑर्डर मैटर करते हुए हम क्या लगाते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और वैसे भी हमने ये डिस्कस कर लिया कि जब हमारा जो है वो ऑर्डर की बात हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पर हम देख भी रहे हैं कि क्या बात आ रही है, स्टेजेस की बात आ रही है। स्टेजेस की बात आएगी तो हम क्या लगाएंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ध्यान दें कि कब हमने मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है, तो व्हेन इनटू प्रोसेस ऑर्डर इज़ पॉसिबल देन विच प्रिंसिपल इज यूज, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दूसरा यहाँ पर जो हमारी प्रॉब्लम है, यहाँ तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज जो है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ वेज। कितने नंबर ऑफ वेज आए हैं, 125। 3 डिजिट नंबर हमारे कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 को लेकर के मेरे पास 125 जो है वो 3 डिजिट नंबर बन जाएंगे। 125 3 डिजिट नंबर। तो एकदम से हमने काउंट कर लिया, बहुत टाइम नहीं हमें लगा। अगर हम ऐसे लिख लिख के देखें, पहले मैंने 1 को लिया, 3 डिजिट नंबर बनाया, फिर मैंने 112 इस तरह से, फिर मैंने 113, फिर मैंने 114, 115, इस तरह से करते करते मैंने कितने मेरे पास बन जाएंगे, इस तरह से 3 डिजिट नंबर मेरे पास कितने बन जाएंगे, 125। अगर हम ऐसे लिखने लगे तो काउंटिंग करते करते तो हमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा, बहुत सारा टाइम लग जाएगा। और कि हमारे 3 डिजिट नंबर इस तरह से लिख लिख के हम फिर उनको सभी को काउंट करेंगे और हमारे पास कितने वो 3 डिजिट नंबर आएंगे, 125। लेकिन यहाँ पर हमने सीधे एकदम से देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके एकदम से बता दिया कि मेरे पास कितने 3 डिजिट नंबर बनेंगे, दैट इज़ 125। तो ये वाला प्रोसेस जो बहुत फास्ट है, फास्ट काउंटिंग है, लेकिन इस तरह की काउंटिंग अगर हम करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जब बात आ रही है व्हेन रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। अब बोलता है
रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो तब नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर जो है वो कितने बनेंगे, मतलब नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर हमारे पास कितने भरेंगे। अब भी मैंने 3 डिजिट नंबर ही बनाना है। तो अब यूनिट प्लेस को भरने के मेरे पास कितने नंबर है, कितने वेज हैं, 5 वेज हैं। पहले तो मेरे पास 5 डिजिट पड़े हुए हैं। अब रेपिटेशन अलाउड नहीं है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो मैंने जब यहाँ पर डिजिट भर दिया, मान लो मैंने यूनिट प्लेस पे क्या भर दिया, 3 भर दिया, तो नेक्स्ट प्लेस पर भरने के लिए मेरे पास 3 नहीं बचेगा, 3 नहीं बचेगा। अब यहाँ पर मेरे पास जो है, अगर मैंने इन 5 डिजिट में से एक डिजिट यूज़ कर लिया तो मेरे पास नंबर ऑफ जो डिजिट हैं वो कितने बचे, 4। तो 4 बेस 4 डिजिट यूज़ कर सकता हूँ नेक्स्ट टाइम, 5 नहीं यूज़ कर सकता क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। यहाँ पर तो रेपिटेशन अलाउड था। तो इस तरह से अगर मैंने 3 यूज़ कर दिया तो 3 मेरे पास अगले टाइम के लिए नहीं है, अगले टाइम मैं यूज़ कर सकता हूँ 1 2 4 5 में से कोई एक डिजिट। मान लो अब मैंने यूज़ कर लिया 4, तो या यहाँ पर 2 यूज़ कर लिया सपोज करो, तो अब मेरे पास मैंने 2 और 3 यूज़ कर लिए, 2 डिजिट यूज़ हो गए। अब मेरे पास रेपिटेशन तो अलाउड नहीं है, मैं 3 डिजिट बनाने के लिए इसका यूज़ दोबारा से नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे पास नंबर ऑफ जो डिजिट है वो कितने बचे, 1 2 3, 3 डिजिट। तो अब मेरे पास नंबर ऑफ बेस कितने बच रहे हैं, 3। क्या बच रहे हैं, 3। तो यहाँ पर आप देखें कि मैंने अब ये जो इसको भरा, इस प्लेस को भर लिया, इस प्लेस को भर लिया। अगर मैं यहाँ ना भरूँ, इसको खाली रहने दूँ, तो मेरा 3 डिजिट नंबर नहीं ना बनेगा। यहाँ पर भी मुझे भरना है, 3 भर दिया, 2 भर दिया। अब मैं क्या भर सकता हूँ, 1 4 5 में से कुछ भी। मैंने 5 भर दिया तो मेरे पास बन गया। लेकिन अगर मैं 5 को ना भरूँ तो मेरे पास 2 डिजिट नंबर ही बना। तो अभी तक मेरा काम, सिर्फ यहाँ तक चलने से मेरा काम नहीं बनेगा, मुझे ये जॉब भी पूरा करना पड़ रहा है। तो मुझे एक स्टेज पूरा करने के बाद दूसरी स्टेज कंप्लीट करनी पड़ रही है, दूसरी स्टेज कंप्लीट करने के बाद तीसरी स्टेज पर को भी कंप्लीट करना पड़ रहा है, तभी मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम भी क्या है, हमारी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पर हम देख भी रहे हैं ऑर्डर जो है वो मैटर कर रहा है। डिजिट बनाते इसमें, 3 डिजिट नंबर बनाते इसमें, जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, वही डिजिट यूज़ किए, लेकिन ऑर्डर चेंज करने से मेरा 3 डिजिट नंबर जो है वो और हो गया। तो ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो ऑर्डर मैटर कर रहा है, वहाँ से अभी हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो स्टेजेस के हिसाब से भी, और जब हमारे पास ऑर्डर मैटर कर रहा है तो भी हम किसका यूज़ करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और नंबर ऑफ वेज अब कितने हमारे बने, रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज़ नॉट अलाउड। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो हमारे नंबर ऑफ वेज जो हैं वो इसकी अपेक्षा कम हो जाएंगे, क्योंकि अब रेपिटेशन अलाउड नहीं है। अब हम इस तरह का डिजिट नहीं बना सकते, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, इस तरह के रेपिटेशन अलाउड नहीं है। हमारे पास अब नंबर ऑफ वेज जो है वो कितने बच गए हैं, दैट इज़ कितने हो गए हैं, दिस इज़ 60, 4 5 जा 20, 3 जा 60। और भी हमारे पास इस तरह का भी हमारे पास अब अलाउड नहीं है। 1 1 इस केस में, जैसे 1 1 यहाँ पर आपने 2 तो एक बार यूज़ किया, लेकिन 1 1 तो 2 बार यूज़ कर लिया ना। तो इस तरह का रेपिटेशन अलाउड नहीं, एक डिजिट आप एक बार ही यूज़ करेंगे 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए। तो अब मेरे पास डेफिनेटली जब रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो नंबर ऑफ वेज, मतलब 3 डिजिट नंबर जो है वो हमारे कम हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह के यहाँ पर केसेस अलाउड नहीं होंगे। तो कितने हमारे पास 3 डिजिट नंबर बनेंगे, दैट इज़ 60। तो यहाँ पर ये 125 आंसर जब रेपिटेशन अलाउड है, और व्हेन रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड तो हमारे पास ये वाला आंसर। तो इस तरह की ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड थी यहाँ पर, जो ये हमने नोट दिया था। अगर ऑर्डर पॉसिबल तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से। जब काउंटिंग की बात आएगी तो क्या यूज़ करेंगे ऑर्डर वाले केस में, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो